एक सेटअप दिया है, इसमें तीन पार्टिकल्स हैं, एक 2m मास है, एक m मास है और एक कैपिटल एम, 2 कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम, और कुछ डिस्टेंसेस दिए हैं, कहीं लोकेटेड हैं। ये डायग्राम है, 2m वाला यहाँ रखा है, स्मॉल m वाला यहाँ, कैपिटल एम वाला यहाँ। और t इक्वल टू 0 पे ये पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन किधर मूव करेगा। तो ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये जो स्मॉल m वाला मास है ये 2m की तरफ ही मूव करेगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्यों, एक तो ये हैवी मास है, दूसरा इससे डिस्टेंस भी कम है, तो इसी 2m का जो फोर्स इस पर लग रहा होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। अपने मास ज़्यादा होने की वजह से भी डोमिनेट करेगा और डिस्टेंस कम होने की वजह से भी डोमिनेट करेगा। तो जो स्मॉल m है वो किधर मूव कर जाएगा, वो 2m की तरफ मूव कर जाएगा। तो स्मॉल m विल मूव टुवर्ड्स 2m, आंसर विल बी सी पार्ट। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ से मैच करना है, वो हम देखते हैं, एक एक करके समझेंगे। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, तो ये तो आप जानते हो, ये केपलर थर्ड लॉ है, ठीक है। तो जो पी है वो किससे मैच करेगा, सी से, सी पी से मैच करेगा, ठीक। ऐसा अगर आप ढंग से देखोगे तो ऐसा सिर्फ एक ही आंसर में है, वो आंसर पर लग रहा है हमें सी पार्ट, ठीक। बाकी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, तो ए का है आर। सेकेंड लॉ जो है वो एरियल वेलोसिटी का लॉ है या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ है, तो बी का बनेगा एस। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, तो इसका बनेगा क्यू। तो मुझे लगता है सारे ठीक हो गए, तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट। एक और मैच द फॉलोइंग है, एक एक करके चेक करते हैं। पहला यहाँ करेक्शन है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ये, ठीक है। पहला जो है वो है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो फिर से मैच करा लेते हैं। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये कौन सा लॉ हुआ, केपलर का थर्ड लॉ। तो फर्स्ट का बनेगा आर, फर्स्ट का आर सिर्फ एक ही में है तो आंसर वही होना चाहिए। फिर बाकी और भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो फर्स्ट का बना आर, ठीक। एरियल वेलोसिटी जो कांस्टेंट है वो केपलर सेकंड लॉ है, तो सेकंड का बनेगा क्यू। केपलर सेकंड लॉ एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का, तो सेकंड का बनेगा क्यू। सेकंड का यहाँ क्यू नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई आंसर नहीं है, आपको आंसर नया लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट का तो हो गया आर, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इज थर्ड लॉ। सेकंड लॉ जो है वो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का है, तो सेकंड का बनेगा क्यू। थर्ड, ऑर्बिट ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्टिकल, ये फर्स्ट लॉ है, तो थर्ड का बनेगा पी। थर्ड का पी है इसमें, ठीक। और फोर्थ, फोर्थ 2πm ab/t इज कांस्टेंट। जरा इस पर फोकस करते हैं, ये किसका आउटकम है, क्या पता ये सेकंड लॉ बने, ये भी सेकंड लॉ बने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड लॉ जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का है, और उसमें जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है प्लैनेट, ठीक। अब जरा थोड़ा सोचते हैं इसमें, एरियल वेलोसिटी बनाने की कोशिश करते हैं, ढंग से समझना आप। अगर प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस इलिप्स का एरिया के लिए आपको सेमी मेजर एक्सिस चाहिए, वो स्मॉल ए मानते हैं, सेमी माइनर एक्सिस चाहिए, वो स्मॉल बी मानते हैं, और उसका जो एरिया होगा वो एरिया आपका होगा पाई ए बी, ये इलिप्स का एरिया होता है। और अगर इसी एरिया को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो ये एवरेज एरियल वेलोसिटी आ जाएगी अपॉन टी, और ये कांस्टेंट है, ठीक। पाई ए बी अपॉन टी क्या है, एरियल वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है, और वो एरियल वेलोसिटी होती थी एल अपॉन 2m। तो यहाँ से अगर आप L निकालोगे तो L आपका आ जाएगा 2πm/ab/t। तो ये जो टर्म लिखा है 2πm/ab/t, ये है आपका एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये भी केपलर का सेकंड लॉ है। तो ये जो फोर्थ है, फोर्थ का भी आंसर बनेगा Q। तो ये आपका सेटअप हुआ, ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। तो सेकंड का जो S लिखा है नन ऑफ द अबव, ये गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ गलत है। तो नया आंसर आप ई पार्ट बना के लिख लो, फर्स्ट का आर ठीक है, जो सेकंड है उसका भी क्यू है, और जो फोर्थ है उसका भी क्यू है, और जो थर्ड है उसका आंसर क्या है, पी, ठीक। तो ये आपके करेक्ट आंसर्स हुए। तो ये जो लिखा है 2πm/ab/t, ये क्या है, ये बना प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम।
ये वही क्वेश्चन फिर से लौट के आ गया है, इसमें स्मॉल एम किधर मूव करेगा, तो इसका वही आंसर है कि किधर मूव करेगा, 2m की तरफ मूव करेगा वो, सी पार्ट। एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस इन स्पेस सैटेलाइट। स्पेस सैटेलाइट में वेटलेसनेस फील होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि अर्थ उसको खींच नहीं रही है, अर्थ बिल्कुल खींच रही है, लेकिन उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, अंदर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाता है एस्ट्रोनॉट के फ्रेम में। ठीक, तो जरा देखते हैं। इट इज़ बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉल एट दैट लोकेशन इन स्पेस। जरूरी नहीं, स्मॉल मतलब कितना स्मॉल। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज लार्ज एट दैट, लार्ज तो है ही नहीं, अर्थ की सरफेस पे उससे तो कम ही होगा। द एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस नो ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोनॉट जो है वो ग्रेविटी एक्सपीरियंस नहीं करता। ऐसा नहीं है ग्रेविटी है नहीं, ग्रेविटी होना और एक्सपीरियंस करना तो अलग अलग बात है। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में है, ठीक है, तो वो ग्रेविटी एक्सपीरियंस नहीं करेगी, लेकिन ग्रेविटी लग तो रही होगी उस पर। तो ऐसे एस्ट्रोनॉट पे ग्रेविटी लग रही होती है, बट अंदर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये बाहर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर से, इसलिए वो कोई ग्रेविटी एक्सपीरियंस नहीं करता है। ठीक है, आंसर क्या बनेगा इसका? सी पार्ट। उसके बाद कह रहे हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्फाइनेटली लार्ज एट दैट लोकेशन इन स्पेस, ये भी गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सी पार्ट। Which one of the following graphs correctly represent the variation of gravitational field with distance from a spherical shell of mass m? ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर स्फेरिकल शेल है तो अंदर तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है, जब तक आप सरफेस तक नहीं आ जाते तब तक तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो रहेगा, और सरफेस के बाहर या सरफेस पे एकदम से बढ़ के हो जाता है gm/r स्क्वायर। और उसके बाद तो फिर जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे तो पूरी शेल कहाँ कंसंट्रेट हो जाएगी? सेंटर पे, और उससे डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कम होता चला जाएगा। किस फॉर्मूले से? gm/r स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट। पहले शेल है तो शेल में पहले रहेगा आपका जीरो रहेगा सरफेस तक, सरफेस पे अचानक से हो जाएगा gm/a स्क्वायर gm/r स्क्वायर, और फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ के फॉर्मेट में ये कम होता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट। हाँ, बी पार्ट आंसर कब बनता है? बी पार्ट आंसर तब बनता है जब ये जो स्फीयर है वो सॉलिड स्फीयर होता। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो होता है gm/r अपॉन आर क्यूब, यानी r की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बाहर जो होता है वो gm/r स्क्वायर होता है। तो अंदर तो ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन, और बाहर फिर 1/r स्क्वायर से कम होता चला जाता है। तो आंसर क्या बनता है इसका? बी पार्ट। बी पार्ट होता है सॉलिड स्फीयर का, और हॉलो स्फीयर का डी पार्ट। एट द सर्फेस ऑफ ए सर्टेन प्लानट एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ। किसी प्लानट की सरफेस पे जो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/4 दिया है। इफ ए ब्रास बॉल इज ट्रांसपोर्टेड टू दिस प्लानट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कोई एक ब्रास की बॉल है, उसको हम उस प्लानट की सरफेस पे लेके गए हैं, तो ये पूछ रहे हैं क्या होगा। ठीक है, द मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लानट इज क्वार्टर। नहीं, मास जो है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। वेट, ग्रेविटी कम होने की वजह से वेट कम हो जाएगा, ग्रेविटी बढ़ने की वजह से वेट बढ़ेगा, बट मास में कोई चेंज नहीं होगा। मास किसी भी सब्सटेंस की यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो मास 1/4 नहीं होगा। हाँ, द वेट ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लानट इज क्वार्टर ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ, इज क्वार्टर ऑफ द वेट एज मेजर्ड ऑन अर्थ। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी पार्ट। एम जी, जी कम हुआ है ना, जी कम हुआ है तो एम जी कम होगा, एम नहीं कम होगा। ठीक, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं तो नॉट करेक्ट आंसर बनेगा ए पार्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं वो आपसे। ठीक है, तो बाकी दोनों भी करेक्ट होने चाहिए। द ब्रास बॉल हैज द सेम मास ऑन अदर प्लानट एज ऑन अर्थ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। द ब्रास बॉल हैज द सेम वॉल्यूम, बिल्कुल सही, मास वॉल्यूम डेंसिटी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी ब्रास बॉल की। तो इसमें जो गलत आंसर है वो क्या है आपका? ए पार्ट। मास ऑफ मून इज 1/81 ऑफ अर्थ। मास जो है वो मून का 1/81 दिया है, और ग्रेविटेशनल जो पुल है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 दिए, जानते हैं हम। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, किस वजह से है? ऑप्शन देखते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रेडियस कितनी है मून अर्थ के, मून की रेडियस अर्थ के कितने टाइम्स है, क्या है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है gm/r स्क्वायर। तो अर्थ का मास m ही मान लेते हैं, अर्थ की रेडियस r ही मान लेते हैं, और अर्थ की ग्रेविटी g ही मान लेते हैं। ठीक,
मून की ग्रेविटी कितनी है, तो मून की ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है, ठीक। और जो मून का मास है वो अर्थ के मास का 1/81 है। और मून की रेडियस के बारे में हमें पता नहीं, तो वो ही निकालते हैं हम आर ई, ठीक। जी की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा GME अपॉन RE का स्क्वायर इंटू 6 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू GME अपॉन 81 RE। तो GME से GME कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये RE का स्क्वायर, RE नहीं होगा यहाँ पे, मून का है ना, मून का हमें पता नहीं है, RM कह देते हैं, ये RM का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये मून के लिए डाला हमने, तो सारी चीज़ें मून का मास, मून की ग्रेविटी, मून की रेडियस, ठीक। तो RE नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, RM का स्क्वायर। GME से GME कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर हम RM अपॉन RE निकालें तो ये आने वाला है √81/6, दैट मीन्स 9/√6, ठीक। तो जो मून की रेडियस है, जो रेडियस ऑफ मून है वो 9, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, RM अपॉन RE जो आएगा √6/81 आएगा, √6/9। तो ये बनने वाला है, जो अर्थ की रेडियस आने वाली है वो 9/√6 टाइम्स आने वाली है मून की रेडियस की। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा इस वाले ऑप्शन में, इस वाले में ये जो सी पार्ट है, मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं है जो क्वेश्चन में दिया। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वहाँ जो ग्रेविटी है वो 1/6 है, मास 1/81 है, ऐसा क्यों है, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगा कि मून अर्थ की सैटेलाइट है। ये सही तो है, लेकिन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर इसका क्या जाएगा, बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, गलत है ये। जैसे जैसे आप ज़्यादा हाइट पे जाते जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ये भी गलत है। हाइट और डेप्थ दोनों के साथ ही ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड, इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब क्या हुआ? लैटिट्यूड मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, इक्वेटर से कहाँ चलोगे आप, पोल की तरफ, लैटिट्यूड बढ़ाते चले जाओगे, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। पोल्स पे जो ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, इक्वेटर से। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा, इसके पीछे दो लॉजिक हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। पहला लॉजिक ये है कि इक्वेटर पे अर्थ जो है थोड़ा बल्ज शेप की है, तो इक्वेटर की जो डिस्टेंस है सेंटर से थोड़ी ज़्यादा है, 28 किलोमीटर का डिफरेंस है, और जिसकी वजह से इक्वेटर पे ग्रेविटी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो एक है उसमें शेप की वजह से, शेप ऑफ अर्थ। दूसरा है रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी थोड़ा कम हो जाती है। और पोल्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही नहीं है, इसलिए इफेक्टिव ग्रेविटी जो होती है वो एक्चुअल ग्रेविटी के बराबर होती है। इक्वेटर पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो है आपकी G0 - R⍵², और पोल्स पे जो है वो G0 के बराबर ही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वहाँ इफेक्ट नहीं है, इसकी वजह से पोल्स पे ग्रेविटी और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना आपका? इसका आंसर बना आपका सी पार्ट। फिर कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, गलत है। उसमें मास आता है, Gm/r² का फॉर्मूला है, मास अर्थ का बिल्कुल आता है उसमें। फोर्टी वन ढंग से समझना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको। द अर्थ इज एन अप्रोक्सीमेट स्फीयर, अर्थ जो है वो एक मोर और लेस स्फीयर की तरह है। इफ द इंटीरियर कंटेंट मैटर विच इज नॉट ऑफ सेम डेंसिटी एवरीवेयर, ठीक है, मतलब सिचुएशन ये कह रहे हैं कि अर्थ को तो आपने अप्रोक्सीमेटली स्फीयर ही मानना है, ठीक, लेकिन अंदर का जो मैटर है, अंदर का जो मैटर है वो मान लिया हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं डेंसिटी कम है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है।
तब पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में क्या क्या चीज़ें इसमें सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आराम से समझना, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट द सेम एवरीवेयर। ठीक ढंग से समझना। कह रहे हैं अगर अर्थ स्फीयर ही सही, अर्थ स्फीयर है, ठीक है, और लेकिन इसके अंदर जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होगा। हाँ, उसकी वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है, बट वो सेंटर की तरफ ही डायरेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझिए क्यों। देखिए, मैंने आपसे कहा कि चलो ऐसा करते हैं, अर्थ को दो आधे आधे हेमिस्फीयर में बांट लेते हैं। इधर वाला हेमिस्फीयर जो है वो बहुत हाई डेंसिटी मटेरियल का है, और इधर वाला जो हेमिस्फीयर है वो लाइट डेंसिटी मटेरियल का है। ठीक है, मटेरियल की डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो मान लिया अगर ऐसा है, तो अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप सोचोगे, यहाँ पे अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन पूछी होगी, तो वो बिल्कुल सेंटर की तरफ नहीं आएगी, वो जो हैवी मास है उसकी तरफ होगी। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी लग रही होगी वो इधर होगी। ठीक है, तो हर जगह ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटी की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो पहला आंसर सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, अब दूसरा आंसर देखते हैं। विल हैव द सेम वैल्यू एवरीवेयर बट नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसमें कह रहे हैं हर जगह वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन जरूरी नहीं है सेंटर की तरफ हो। तो ये भी गलत है। क्यों? अगर मैं यहाँ देखूँ, इसी सेटअप में यहाँ देखूँ और यहाँ देखूँ, तो यहाँ जो हैवी मास है वो बहुत पास आ गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और यहाँ पे हैवी मास दूर हो गया है, तो यहाँ पे ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कम होगी। तो हर सरफेस के हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम होगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, विल बी सेम एवरीवेयर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर, ये तो आइडियल सिचुएशन है, ये तो वैसे ही ठीक नहीं है। फोर्थ, कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट, ये परफेक्ट है। अर्थ की सरफेस के पे हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी, जीरो कहीं नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या बनेगा? डी पार्ट। Which graph correctly represent the variation of acceleration due to gravity with distance from the center of earth? सेंटर ऑफ अर्थ से जी का वेरिएशन कैसे होगा? तो अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है तो वो होती है जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। तो स्मॉल आर के साथ वो लीनियर वेरिएशन होता है स्ट्रेट लाइन का, और सरफेस के जो भार होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली वेरिएशन होता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी पार्ट। पहले लीनियर वेरिएशन है कहाँ तक? सरफेस तक। ये टी नहीं होगा, ये आर होगा। ठीक है, टी नहीं है, ये क्या चीज़ है? आर, सरफेस तक, और उसके बाद वो 1/r स्क्वायर से कम होती चली जाती है। ठीक, इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट ए हाइट h above द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एज डेप्थ x बिलो इट, और दोनों ही बहुत छोटे हैं, तो h हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा g डैश मैं कहूँ तो वो हो जाएगा g नॉट 1 माइनस h बाई आर। ठीक है, 1 माइनस 2h बाई आर, ये है आउटसाइड। और इनसाइड जो ग्रेविटी का वेरिएशन होता है उसको जी डबल डैश से अगर हम लिखें तो वो हो जाएगा जी नॉट, इनसाइड आप कितना गए हो? x डेप्थ पे गए हो, तो 1 माइनस एक्स बाई आर। ये इनसाइड ग्रेविटी है और ये आउटसाइड ग्रेविटी है। अभी कह रहे हैं जो चेंज हो रहा है वो सेम है, जो चेंज हो रहा है वो सेम है। चेंज क्या होगा? चेंज अगर सेम है तो इनकी फाइनल वैल्यू भी सेम होंगी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो सेम हुई। इनिशियल वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू हुई? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे, और चेंज भी हो रहा है, ऊपर भी कम हो रहा है नीचे भी कम हो रहा है, और वो चेंज भी सेम है, तो फाइनल वैल्यू भी इनकी सेम होंगी। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं जी डैश किसके बराबर है? जी डबल डैश के, और वो तब होगा जब एक्स किसके बराबर होगा? आपका 2h के। एक्स इज इक्वल टू 2h। Weight of a body of mass m decreases by 1% when it is raised to a height h above the surface of earth. If the body is taken to h depth in the mine, then change in its weight कितना होगा? ठीक है, तो जैसे अभी हमने फॉर्मूला लिखा ऊपर, इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि अगर आप h ऊपर जा रहे हो तो इतना चेंज हो रहा है, मतलब ये फाइनल वैल्यू है ग्रेविटी की, और अगर आप x नीचे जा रहे हो तो ये फाइनल वैल्यू है। ठीक है, अगर इसमें गौर से देखा जाए तो इसमें 2 एक्स्ट्रा है, यानी ऊपर जाने पे जो ग्रेविटी है वो डबल रेट से डिक्रीज करती है, ठीक, बजाय कि अंदर जाने से। तो अगर आप h ऊपर गए हो 1% डिक्रीज हुआ है, तो h अंदर जाने पे आधा % डिक्रीज होगा, क्योंकि हाइट्स के साथ ग्रेविटी तेजी से डिक्रीज करती है।
तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0.5% डिक्रीज। Let g be the acceleration due to gravity at the earth's surface, k be the rotational kinetic energy of the earth. Suppose earth radius decreases by 2% keeping all other quantities same। ठीक है, अर्थ की जो रेडियस है वो 2% से डिक्रीज हो जा रही है, कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटीज सेम। अब ऑल अदर क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, कि अर्थ का मास, कि अर्थ का एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आंसर आएगा। अगर मास आपने सेम रखना है और रेडियस आपने 2% कम कर दी, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हो जाएगा तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी चल रहा होगा, एंगुलर मोमेंटम भी सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो एंगुलर मोमेंटम कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटीज सेम, तो इसमें मेंशन होना चाहिए ऑल अदर क्वांटिटीज क्या, मास। जनरली क्या होगा, मास चेंज नहीं करेगा और एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, जनरली तो ये होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ श्रिंक करती है, मान लिया कोई स्टार है, कोई प्लानट है, वो ऑटोमेटिकली श्रिंक कर जाता है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और आई सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, तो वो होता है 2/5 mr²। ये है एंगुलर मोमेंटम, ये भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब यहाँ से समझते हैं हम। ठीक है, यहाँ से हम समझते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, सेम रहेगा, मास सेम है, और रेडियस को अगर 2% आप कम करोगे, ढंग से समझना, रेडियस को अगर आपने 2% कम किया तो r² वाला फैक्टर 4% कम हो जाएगा, तो ओमेगा 4% बढ़ जाएगा, तो ओमेगा जो है वो 4% इंक्रीज कर जाएगा। एक बात समझ में आई। ठीक है, दूसरी बात, g का फॉर्मूला क्या होता है, g का फॉर्मूला तो gm/r²। ठीक, मास सेम है, एस्लेशन g जो कैपिटल G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, और कैपिटल R को आप 2% घटा रहे हो तो r² 4% घटेगा, और ये 1/r², तो g जो है वो 4% बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर 4% का क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। क्लियर। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है 12 I⍵²। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सारी वैल्यू डाल देते हैं, हाफ एक आई ओमेगा में अलग कर लेता हूँ और एक ओमेगा में अलग कर देता हूँ। ये जो आई ओमेगा है ये एंगुलर मोमेंटम है, हाफ एल इंटू ओमेगा लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब एल जो है उसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, एंगुलर मोमेंटम हम कांस्टेंट मान रहे हैं, और ओमेगा हमने देखा कि 4% बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी 4% बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, 4% बढ़ जाएगी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा सी पार्ट, कि ग्रेविटी भी 4% इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी भी 4% इंक्रीज हो रही है। और ये अंडर कंसिडरेशन हमने ये जो लिखा है ऑल अदर क्वांटिटी सेम, तो हमने क्या क्वांटिटी सेम मानी है, तो हमने अर्थ का जो मास है उसमें कोई चेंज नहीं किया है, और अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं किया है। और एंगुलर मोमेंटम अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने वाला, ठीक है, सन के अबाउट घूमने वाला नहीं, आई ओमेगा वाला, MVR वाला नहीं। At what depth below the surface of Earth acceleration due to gravity will be half its value 16,000 किलोमीटर above the surface of Earth। तो डेप्थ में जो फॉर्मूला बनता है वो तो ये बनता है G0 1 - h/r, चाहे डेप्थ थोड़ी हो या डेप्थ ज़्यादा हो। ठीक है, जो डेप्थ है वो रेडियस के कंपैरिजन में कम हो या ज़्यादा हो, ये फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ठीक, लेकिन अगर आपकी सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हो तो जो ग्रेविटी का फॉर्मूला बनता है वो बेसिक फॉर्मूला gm/r² ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, कितना ऊपर कह रहे हैं कि एट वॉट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो gm/r, r कितना होता है, r जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर, और ये 1600 किलोमीटर है, यानी r/4 और ऊपर चले गए, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 5r/4, तो ये हो गई 5r/4 का स्क्वायर। सेटल करते हैं। ठीक है, G0 1 - h/r इज इक्वल टू 1/2 रहेगा ही रहेगा, और ये 16/25 भी आएगा, 5/4 का स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, gm/r²। ये जो gm/r² है यही G0 के बराबर है, तो इससे तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ये 2 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, 8/25, तो h/r जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1 - 8/25।
सो इट इज़ 17/25। तो हाइट जो आपकी, डेप्थ जो आपकी आएगी वो आ जाएगी 17/25 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज 6400 किलोमीटर, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर। ठीक है, तो 345 10⁻⁵ तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, या एक और लेना चाहें तो हम 10⁻⁶ भी ले सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट लगा दें तो 10 क्या बन जाएगा, ये 6। ठीक है, बाकी यार ये देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आने वाली है। तो ये वैल्यू आपकी, ये 17 है, ये 6 है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। तो आप ये मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना 25 से, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नन ऑफ दीज भी आंसर है तो आप चेक कर लेना, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। कंसीडर अर्थ टू बी ए होमोजीनियस स्फीयर, साइंटिस्ट ए गोज डीप डाउन इन ए माइन एंड साइंटिस्ट बी गोज हाई अप इन ए बैलून, द वैल्यू ऑफ जी मेजर्ड बाई, दोनों में डिक्रीज करेगी, चाहे आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, दोनों केसेस में ही डिक्रीज करती है। और इनिशियली ऊपर जाने पे तेजी से डिक्रीज करती है और अंदर जाने पे कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करती है। ठीक, तो दोनों केस में डिक्रीज होगी बट डिफरेंट रेट्स। इफ ए प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ ए सैटेलाइट हुज मास एंड रेडियस वर बोथ हाफ दैट ऑफ अर्थ, तो उस सरफेस पे एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm/r², और कह रहे हैं मास भी आधा है तो m/2, और रेडियस भी आधी है तो ये r/2 का स्क्वायर। तो ऐसा लग रहा है कि एक 2 ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब अर्थ की सरफेस पे जो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका डबल होगा। सो द आंसर इज 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of acceleration of gravity on earth. If the ratio of density, डेंसिटी का रेशियो आपको दिया है, तो रेडियस का रेशियो आपसे पूछ रहे हैं कि रेडियस, मून की रेडियस अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, जी की जो वैल्यू होती है वो होती है gm/r², और मास को अगर हम डालें रेडियस और डेंसिटी के टर्म्स में तो वो बनेगा 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी रो। आर स्क्वायर से 2 आर कैंसिल, तो आर और रो बचेगा, यानी जो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आर और रो के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ऐसा लिख सकते हैं, मून की ग्रेविटी अपॉन अर्थ की ग्रेविटी इज इक्वल टू मून की रेडियस अपॉन अर्थ की रेडियस इंटू मून की डेंसिटी अपॉन अर्थ की डेंसिटी। सारी वैल्यू डालते हैं। मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का रेशियो 1:6 है, रेडियस का रेशियो आपसे निकालना है Rm/re, और डेंसिटी का रेशियो अर्थ अपॉन मून दिया है 5:3, तो मून अपॉन अर्थ हो जाएगा 3:5। तो जो मून की रेडियस आ रही है वो आपकी आएगी 5 टाइम्स Re/18। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। उसी पे बेस्ड अगले 2 क्वेश्चन भी हैं। मून की रेडियस 1/4 दी है अर्थ की, मास 1/80 दिया है, और ग्रेविटी के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रेविटी कितनी होगी। तो जो ग्रेविटी है वो gm/r² के प्रोपोर्शनल होती है, मास जो है वो 1/80 है, मास 1/80 है, और रेडियस जो है वो 1/4 है, तो ये 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16/80 आ जाएगा। 16/80 का मतलब हो गया 1/5, तो अर्थ की ग्रेविटी का 1/5, इस कैलकुलेशन के हिसाब से 1/5 होगी मून की सरफेस पे ग्रेविटी, बी पार्ट। अगले केस में भी मून का मास आपको दिया है और एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है, जी की वैल्यू दी है और रेडियस पूछिए। तो ये कैलकुलेशन हुई, सिंपल कैलकुलेशन, सारी वैल्यू डालो, आंसर निकालो। gm/r², मास दिया है, जी दिया है, स्मॉल जी दिया है, और आपको आर पूछा गया, तो सारी वैल्यू डाल के आप आंसर फाइंड कर सकते हो।